आज इस वीडियो में मैं आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि लगभग 5 से 6 दिन पहले निकला था एंड दिस इज़ फॉर दी ICAR एग्ज़ाम। ठीक है, ICAR एग्ज़ाम जो है यहाँ पर मेनली कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर दी PhD एडमिशन। यानी अगर आपके पास CSIR नेट नहीं है, यानी आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, तो आप ये एग्ज़ाम देकर ICAR का फेलोशिप जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो ये एग्ज़ाम तो आपको बिल्कुल CSIR नेट GRF जैसा ही यहाँ पर भी फेलोशिप मिलेगा, बिल्कुल उतने ही बराबर फेलोशिप मिलेगा और आप यहाँ से PhD कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि जो भी आप PhD करोगे वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से करोगे, AU से करोगे। ठीक है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है। जैसे कि CSIR का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी से या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट से मतलब कि PhD कर सकते हो, या वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यहाँ पे बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज ये एग्रीकल्चरल रिसर्च वाला एरिया है, तो आप जहाँ भी एडमिशन लोगे वो लगभग AU ही होगा, दैट इज एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ही होगा। ऑल्दो यहाँ पे जो है इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, इनफैक्ट जो इनका ब्रोशर है वहां पे भी अगर आप देखते हो तो सब कुछ वहां पे भी मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये, आप मतलब ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए आप वेबसाइट जो है ये विजिट कर सकते हो, जो कि है icar.nta.ac.in। यस, इस एग्जाम को भी NTA ही कंडक्ट करवा रहा है। तो ये जो एग्जाम है इसको नाम दिया गया है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, दैट इज AIEEA, और ये होने वाला है फॉर द सेशन 2021 टू 2022। मेक श्योर यहाँ पे जो फॉर्म निकला है वो सिर्फ और सिर्फ PhD के लिए ही नहीं निकला है, ये UG PG के लिए भी निकला है। तो आप में से कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है या फिर आपके कोई दोस्त लोग ऐसे हैं जो कि UG या PG में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको भी आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो आज का ओवरऑल जो टॉपिक रहेगा वो होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिगार्डिंग द PhD, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो है मैं आपको PhD के बारे में बताती हूँ कि हाँ किसका कहाँ क्या फॉर्म निकला है, तो हम इस वाली चीज को जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए देख रहे थे या UG या PG के लिए देख रहे थे, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने पब्लिक नोटिस दे के रखा है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नोटिस ओवरऑल ओपन हो जाएगी, और ये जो पोर्शन है इससे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ से जो है आपको प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करते ही आपके सामने एक ब्रोशर ओपन हो जाएगा। ये हो गया सारा कुछ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर और भी चीजें मेंशन है, जैसे कि ये जो एग्जाम है ये है क्या। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ICAR AIC GRF SRF दैट इज फॉर द PhD। ये एक टाइप का ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम है फॉर द एडमिशन ऑफ 25% ऑफ सीट्स for the position of doctoral degree program of the colleges which come under the university under the ICAR AU system। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ मतलब कुछ एक आध यहाँ पे लिस्ट दे के रखे हैं, उसकी 25% सीट्स मेनली इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू फुलफिल की जाती है। तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और उसके बाद जो आपको अवार्ड लेटर मिलता है उससे आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर योर PhD पर्पस। तो ये हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, यही जो है एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस है जो आपको डाउनलोड करके पढ़ना है। मेक श्योर आप फॉर्म भरने से पहले इस प्रोस्पेक्टस को आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो ये प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा ह्यूज है, बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारी बातें मेंशन करके रखा है। तो मैं तो खाली की पॉइंट कवर करने वाली हूँ जो मेन पॉइंट्स होते हैं, लेकिन बीइंग अ कैंडिडेट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लगभग आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कीजिए, एक एक पॉइंट पढ़िए जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है, ताकि आपसे कोई पॉइंट स्किप ना हो। और ये यहाँ पे पब्लिक नोटिस भी दे के रखा है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एकदम ही क्रिस्प मैनर में दे के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या दे के रखा है। तो ये पर्टिकुलर PDF जो है आप जब उस लिंक पे क्लिक करते हो तो ये PDF डाउनलोड हो जाता है। आप देख सकते हैं, दिस इज द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द ICAR AICE GRF SRF फॉर द PhD 2021। इट इज द ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द एडमिशन ऑफ डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम एंड अवार्ड ऑफ द GRF और SRF। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चेक करें कि और क्या क्या चीजें मेंशन करके रखी है, तो सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। अब देख सकते हैं पहला ही जो आपको ओवरऑल यहाँ पे इंडेक्स मिल रहा है, यहाँ पे सारी चीजें बता के रखी हैं कि इस ब्रोशर में आपको क्या क्या मिलेगा। क्योंकि गाइज इसको समहाउ पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ही, क्योंकि लगभग आप देख सकते हैं 104 यानी 104 पेजेस हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस में। यानी आप समझ सकते हैं कितना कुछ मेंशन होगा यहाँ पे, राइट। तो आपको करना ये है, जिससे मैंने कहा कि
बीइंग अ कैंडिडेट यू नीड टू रीड मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स जो कि आपकी फील्ड से बिलोंग करती है। मैं यहाँ पर की पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज डेट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बता के रखा है ऑनलाइन सबमिशन जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो स्टार्ट हो चुका है 25 जुलाई से और लास्ट डेट होगी 20 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो आप इसको प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। जो लास्ट डेट होगी सबमिशन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी वो होगी 28/8/2021 यानी 20 अगस्त तक की। अगर हम बात करते हैं फी का कि कितने फी आपको पे करना है, तो अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको जो फी पे करना है वो है लगभग 1800, ठीक है। लगभग 1820 यहाँ पे दे के रखा है यानी 1820। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो दैट इज एनसीएल या फिर यूपीएस या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको 1800 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर हो तो आप 900 जो है आपके लिए फी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी चार्जेस यहाँ पे अलग से लगेंगे। जो करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन होगा वो होगा 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। डाउनलोड जो कर सकते हो आप एडमिट कार्ड, ये आपको एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा और ये अनाउंस किया जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल के रखा है, बाकी डेट्स भी जो है यहाँ पे बता के रखी है इन लोगों ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, दैट विल बी 17 सितंबर 2021। जो ड्यूरेशन होगी एग्जाम की वो होगी 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। सेंटर डेट या शिफ्ट जो होगा एग्जाम का वो भी आपको एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा। मेक श्योर ये भी अपने क्वेश्चन एज वेल एज आंसर की को डिस्प्ले करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में शक लगता है या फिर अगर आपको लगता है कि उनका दिया हुआ आंसर गलत है तो आप जो है चैलेंज कर पाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये आंसर की को एज वेल एज पेपर को जो है मेनली आपकी रिस्पॉन्स शीट को डिस्प्ले करते हैं। इसकी डेट भी अनाउंस ये बहुत जल्दी कर देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एज अ स्टूडेंट किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो बाकी सबके कंपैरिजन में आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये 2 वेबसाइट है जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहना है अगर आप इसका फॉर्म भरने वाले हो। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग दी आईसीआर एग्जाम। नेक्स्ट डिक्लेरेशन जो होगा रिजल्ट का ऑन एनटीए वेबसाइट ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा बाद में। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, मेक श्योर यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है जहाँ पे आपने एडमिशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज भरी हुई होती हैं उसके बारे में आपको पता चलता है कि वो आपको यूनिवर्सिटी मिली है या नहीं मिली है। और भी छोटे मोटे से बहुत से यहाँ पे प्रोसीजर होते हैं तो उसे वो जो होती है दैट इज अ टाइप ऑफ द काउंसलिंग। तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसी के बाद ही जो है एक्चुअल में डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और ये भी अनाउंस किया जाएगा आईसीआर के थ्रू ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो आपको मेक श्योर जैसे मैंने कहा वेबसाइट रेगुलर विजिट करते रहना है। जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसकी डेट आफ्टर द रिजल्ट निकलेगी, यानी जो बच्चे जो आपका एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम उसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तब वो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जहां पे उनको उनके सेलेक्टेड एग्जाम या फिर जो सिलेक्टेड एग्जाम के लिए जो उन्होंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी कि हाँ वो कहाँ पे जाना चाहते हैं फॉर देयर पीएचडी उसके बारे में उनको पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैंडिडेट्स जो कि अप्लाई कर सकते हैं इस AIC GRF/SRF के लिए दैट इज फॉर 2021। उन्हें ये ऑनलाइन अप्लाई करना होगा ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है। जो ऑनलाइन आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो इसकी हार्ड कॉपी आपको कहीं नहीं भेजनी है, आपको ऑनलाइन ही इसको सबमिट करना है। जो प्रोसेस यहाँ पे देखा जाएगा वो लगभग 4 प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसके अलावा जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। जो भी आपका फोटोग्राफ एज वेल एज सिग्नेचर का जो भी रिजोल्यूशन बोल के रखा है वो आपको देना है अलॉन्ग विद द थंब इम्प्रेशन। और उसके बाद जो है आप फाइनल अपना फी पे कर सकते हो बाय यूजिंग द डिफरेंट पेमेंट मेथड जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है इन्होंने। मेक श्योर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एनटीए की वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज चेंजेस आपसे मिस ना हो। कैंडिडेट जो है अपने कॉस्ट पे एग्जामिनेशन सेंटर में विजिट करेंगे। ऑब्वियसली जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको एग्जामिनेशन सेंटर को ऑप्ट करने का मौका मिलेगा। बाद में एक बार जो है जब एडमिट कार्ड पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद किसी भी टाइप के चेंजेस के लिए ये अलाउ नहीं करेंगे, चाहे कोई भी गलती हुई हो फॉर्म में इसके बाद ये अलाउ नहीं करेंगे अगर एक बार आपका एडमिट कार्ड पब्लिश हो जाता है तो, ठीक है। किसी भी तरीके से जो है आपको जो आपका फॉर्म है वो उनको मतलब कि पोस्ट के थ्रू नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है, तो इस बात का आपको ख्याल रहे।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, जो कि मैं बार बार आपको मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्म ऑब्वियसली, आई मीन टू से ये ब्रोशर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ह्यूज है। इन्होंने भी ये खास तौर पे यहाँ पे बात बोल रखी है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली and go through the instruction regarding the filling of online application form given on AICE-GRF/SRF 2021 on the website www.nta.ac.in। ठीक है, या फिर ये वेबसाइट भी आप ऑप्ट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इतना ही नहीं, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर भी आपको सारे मेथड बताए गए हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, एवरीथिंग। इसीलिए इस प्रोस्पेक्टस का साइज इतना बड़ा 104 पेजेस का ये प्रोस्पेक्टस है, बिकॉज इन्होंने सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, जिसको आप अच्छे से अगर गो थ्रू करते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ICAR जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो इस पे कैसे ओवरऑल काम करती हैं, तो दैट इज व्हाट मेंशन हियर। The ICAR AU system of India has 74 agricultural university comprising 63 state agricultural, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और बाकी सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो ICAR AU दैट इज ICAR एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है, लगभग ये सिस्टम, मतलब ये जो सिस्टम ओवरऑल अप्लाई किया जा रहा है इन इंडिया, इनके पास लगभग 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स मेनली UG लेवल पे भी अप्लाई करते हैं, मास्टर लेवल यानी PG लेवल पे भी अप्लाई करते हैं, एंड डॉक्टरल लेवल पे भी अप्लाई करते हैं। तो जो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो इस लेवल पे दे रही हूँ, डॉक्टरल लेवल पे दे रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इस ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में, जिसे हम AICE कह रहे हैं, GRF/SRF 2021 के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी है स्टार्टिंग में ही कि एकेडमिक सेशन 2021 टू 2022 के लिए हो रहा है फॉर द एडमिशन ऑफ 25% सीट विच आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट AUs। और इसके अलावा जो है ICAR GRF/SRF 2021 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 73 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये बाकी सब एग्जाम जैसा इतना छोटा मतलब एग्जाम नहीं है, इसमें 73 डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, टोटल 73 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके लिए 73 टाइप के या 73 डिफरेंट ग्रुप्स के स्टूडेंट मेनली एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके सब्जेक्ट्स छोटे मोटे नहीं है, जैसे कि CSIR का देखें तो इसका सिर्फ लाइफ साइंस हो गया और बाकी केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड अर्थ साइंस हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन से लगभग 73 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये एग्जाम लगभग 89 सिटी में जो है होगा। आप जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म को जब डाउनलोड करोगे, इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे, तो वो 89 सिटी को आप रीड आउट कर सकते हो कि कौन कौन सी सिटी होगी, आपकी सिटी उसमें आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ इस एग्जाम का जो अवार्ड लेटर होगा, ठीक है, अवार्ड लेटर ये लगभग जो है बोला गया है कि ICAR GRF/SRF shall be awarded to 300 candidates based on the merit in this examination as per the overall merit rank and seat availability in different disciplines। तो लगभग जो है इन्होंने अप्रॉक्स बता के रखा है कि लगभग 300 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे आफ्टर दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और ये सिलेक्शन जो होगा वो इस मेरिट के बेसिस पे होगा कि आपने कितना स्कोर किया है, एज वेल एज मेरिट रैंक के बेसिस पे होगा। इतने ही नहीं, कितनी सीट की अवेलेबिलिटी है इनके पास, इसके बेसिस पे भी होगा। यानी मल्टीपल पैरामीटर ये यूज करने वाले हैं फॉर सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2021 टू 2022 PhD सेशन। अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। ये जो आपका पीएचडी का एंट्रेंस के तौर पे ये जो एग्जाम होगा ये कैसा होगा, तो सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग 120 होंगे। ठीक है, जिसमें से जो है पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में 50 एंड पार्ट सी में 50 आएगा। अब देखा जाए तो पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से जो कि क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज से एज वेल एज रीजनिंग एबिलिटी से। पार्ट बी में जो है आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज फॉर कोर ग्रुप। ठीक है, जो कि यहाँ पे टेबल नंबर 1 में रेफर करके रखा है, कंटेनिंग द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर द PhD। तो जो सब्जेक्ट आप PhD के लिए इनके पास ऑप्ट करोगे उसके बेसिस पे आपको ग्रुप बी में जो है क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा जो पोर्शन होगा या तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा पार्ट सी, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, एंड दैट विल बी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर द PhD। और ये भी वो सब्जेक्ट होगा जो कि आप ऑप्ट करोगे फॉर योर PhD। क्वेश्चन टाइप जो है वो मल्टीपल चॉइस होगा विथ 4 ऑप्शंस। मैक्सिमम मार्क्स होगा लगभग 480 मार्क्स। 80 मार्क्स आपको पार्ट ए का मिलेगा, उसके अलावा
200 मार्क्स जो है आपको पार्ट बी में मिलेगा एंड रेस्ट 200 मार्क्स आपको पार्ट सी में मिलेगा। तो आपका टोटल जो पेपर होगा वो होगा 480 का। स्कोरिंग जो है यहाँ पर इस तरीके से देखी जाएगी, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स। ये तीनों के तीनों सेक्शन में एक एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो होगा 4 मार्क्स। और अगर आप गलती करते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद गलती करते हो, तो आपका -1 जो है एज अ नेगेटिव मार्क्स रिड्यूस कर दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। जो मीडियम होगा क्वेश्चन पेपर का वो इंग्लिश ओनली होगा। जो सेक्शन ए होगा उसमें टोटल 20 MCQ आ रहे हैं और ये कॉमन होगा पूरे के पूरी स्पेशलाइज सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। सेक्शन बी जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा कि आपने पीएचडी के लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट किया है, एज वेल एज सेक्शन सी भी आपका जो सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर ग्रुप फॉर दी सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है अबाउट द सिलेबस। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करके रखी है। अगर मैं आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर दिखाना चाहूँ, यू कैन सी हियर, ठीक है। इसलिए मैं कह रही थी कि ये ब्रोशर जो है आपको डाउनलोड करना है और सारा ब्रोशर पढ़ना है कि किस चीज के लिए क्या क्या यहाँ पे बातें दी गई हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट आते हैं आपकी डिटेल सिलेबस के बारे में कि आप पढ़ोगे क्या, ठीक है। ये देखिए, सिलेबस फॉर द टेस्ट ऑफ AICE GRF/SRF दैट इज फॉर PhD 2021। तो ये सिलेबस जो है इन्होंने इस वेबसाइट पे दे के रखा है, यानी आप सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको ये वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, वहां से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। ऑल्दो मैं सिलेबस का एक छोटा सा एनालिसिस दूंगी आपको, क्योंकि अगेन सिलेबस भी जो है वो भी बहुत लगभग 90 to 100 मेनली जो है पेजेस का है, क्योंकि उसमें टोटल 73 सब्जेक्ट्स को मेंशन करके रखा है। अब आप जिस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना वहां सिलेबस देखना है और उसको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी छोटा सा डिस्कस कर दूंगी इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आपको फेलोशिप मिलेगा, ये फेलोशिप आप तभी ऑप्ट कर पाते हो जब आप एडमिशन लेते हो, ठीक है। तो एक बार काउंसलिंग हो गई, उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद ही आप ये फेलोशिप को ऑप्ट कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम होते ही जो है आपको फेलोशिप मिल गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरा इनका शर्त ये है कि आपको जो एडमिशन है फॉर योर PhD वो किसी AU के अंडर में ही लेना पड़ेगा जो इन्होंने इनलिस्ट किया है, यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज उन्होंने मेंशन की है कि अगर आप पहले से ही कोई और फेलोशिप को ऑप्ट कर रहे हो और आपका ये अगर मतलब ICAR का एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है या एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है और आप यहाँ पे PhD के लिए ऑप्ट करते हो, तो आपको अपनी पुरानी वाली फेलोशिप को सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज जो है इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दी है, क्योंकि आप एक साथ दो जो है फेलोशिप यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बता के रखा है फेलोशिप के बारे में, द अमाउंट ऑफ फेलोशिप विल बी एट द रेट ऑफ ₹31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर ऑफ GRF। तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आप PhD परस्यू करना स्टार्ट कर दोगे, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में एज अ GRF की पोजीशन पे आप रहोगे, जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन पे रहोगे, तब आपको 31,000 पर मंथ अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद जब थर्ड ईयर में आप SRF के लिए प्रमोट कर दिए जाओगे, तब आपका जो फेलोशिप है वो हो जाएगा 35,000 पर मंथ। इसके अलावा जो कॉन्टिजेंसी जो ग्रांट किया जाएगा आपको वो लगभग 10,000 का किया जाएगा पर ईयर, ठीक है। और इसमें भी इन्होंने कुछ बातें यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं। मेक श्योर जो फेलोशिप होती है वो जब आपका PhD प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा होता है, तो PhD प्रोग्राम आपको पता है कि जो भी बच्चों का जो थोड़ा बहुत भी एक आइडिया है PhD को लेकर, तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पे रिसर्च वर्क एंड कोर्स वर्क दोनों रहता है, इनिशियल टाइम में दोनों रहता है। तो आपको दोनों में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। आपका रिसर्च वर्क भी चलेगा लेकिन आप कोर्स वर्क को अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये सारी शर्तें हैं कि आपको जो आपका फेलोशिप मिलेगा वो प्रॉपर ढंग से कैसे मिलेगा, अगर आप प्रॉपर ढंग से सभी चीजों को फॉलो करते हो। तो इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी चीजें मेंशन की गई हैं, दी GRF/SRF होल्डर विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन OGPA और CGPA ऑफ 7 as well as 6.5 out of 10 for SC, ST and PWBD at the end of each year of the study। तो अगर आप जनरल एज वेल एज OBC कैटेगरी के हो तो लगभग आपको 7 पॉइंट मेंटेन करना पड़ेगा आउट ऑफ 10 हर एक साल के एंड में, ठीक है। जो साल क्रॉस होगा और आपको लगभग जो है यहाँ पर इतना मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप SC, ST, PWBD कैटेगरी के हो तो आपको 6.5 लगभग 6.50 आउट ऑफ 10 आपको हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। एक और मेन चीज यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर रखी है, ICAR GRF/SRF
shall be awarded only after the completion of online counseling। एक बार ऑनलाइन काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, सारा फॉर्मेलिटी पूरा हो जाएगा, आपको कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा, आई मीन टू से यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट जब मिल जाएगा उसके बाद ही आपको जो है ये अवार्ड दिया जाए, मतलब एक ढंग से वो अवार्ड कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं माना जाएगा। मतलब कि ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद ही जो है सारी चीजें एक ढंग से परमानेंट हो पाएंगी। अब हम जरा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपके कॉलेज में मास्टर में जो है कोई भी अगर ग्रेडिंग सिस्टम चलता हो या पॉइंट सिस्टम चलता हो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे कि कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करके रखा है जनरल, ओबीसी, दैट इज एनसीएल एंड यूपीएस और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अगर आपके मास्टर में अगर आपके मार्क्स 10 पॉइंट के स्केल पे दिए जाते थे तो लगभग आपका होना चाहिए 6.5, ठीक है। अगर वो 9 पॉइंट पे दिए जाते थे तो आपका होना चाहिए मार्क्स 5.85। अगर वो 8 पॉइंट पे दिए जाते थे तो 5.20, 7 पॉइंट के बेसिस पे 4.55, 6 पॉइंट के बेसिस पे 3.90, 5 पॉइंट के बेसिस पे 3.25, 4 पॉइंट के बेसिस पे 2.6। और अगर आपका मास्टर का कॉलेज या यूनिवर्सिटी परसेंटेज सिस्टम को अडॉप्ट करके रखा था तो आपके लगभग 60% होने चाहिए आउट ऑफ 100 पॉइंट, ठीक है। अगर आप ST, SC, PWBD कैटेगरी के हो, आउट ऑफ 10 इट शुड बी 5.50, आउट ऑफ 9 इट शुड बी 4.95, आउट ऑफ 8 4.40, आउट ऑफ 7 3.85, आउट ऑफ 6 3.30, आउट ऑफ 5 2.75, आउट ऑफ 4 2.2 एंड आउट ऑफ 100 पॉइंट इट शुड बी अप्रॉक्स 50%, ठीक है, मतलब 50 पॉइंट आपके लगभग होने चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर मेंशन कर दी गई है परसेंटेज के बेसिस पे। मेक श्योर अगर आपके मार्क्स 49.99% होते हैं, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, आपको इसको 50% नहीं कंसीडर कर सकते। ये चीज इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दी है। इफ अ कैंडिडेट ऑब्टेन 49.99% मार्क्स इन हिज और हर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देन इट विल नॉट बी राउंडेड ऑफ टू 50%। यानी इतना ही नहीं, ये जितना भी यहाँ पे मार्क्स सिस्टम दे के रखा है इसको भी आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर इतना है या इतने से ज्यादा है तो ही आप एलिजिबल हो, इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट का जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होना चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो। और इसके अलावा जो आप मतलब कि मास्टर स्टूडेंट के लिए ये बात बोली गई है कि आपके पास डिग्री या प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए जब आप अप्लाई करते हो, जब आपसे फाइनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे तो, ठीक है। सो द कैंडिडेट हु डू नॉट हैव द डिग्री और पीडीसी हैव द मैंडेटरली प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार। और अगर आप इन केस फेल हो जाते हो डिग्री या प्रोविजनल देने में तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा जो आपके यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के थ्रू होगा, जहां पे ये चीज मेंशन होगी कि आपका डिग्री या फिर आपका जो प्रोविजनल है वो कब तक प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी बताई है, दैट इज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एट द मास्टर लेवल। मास्टर में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप स्पेशलाइजेशन यहाँ पर पिक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कोड लेकर रखा है, कोड देकर रखा है सभी सब्जेक्ट का, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है जो कि आपके पीएचडी के लिए होगा और यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1 से 2 एग्जाम्पल देकर बताते हैं क्योंकि यहाँ पे 73 डिसिप्लिन है जो कि मेरे लिए बताना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये ब्रोशर आप पूरा का पूरा डाउनलोड करके एक बार पढ़िए और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर स्टार्टिंग के मैं बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे हो गया जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो मास्टर में जो है आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए कि आपका एमएससी जो है मास्टर डिग्री आपका जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग में होना चाहिए, तब जाकर आप जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मेक श्योर अब जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कहाँ है, तो सिर्फ यही इसके आसपास के इससे मिलते जुलते कोर्सेस अगर हैं तो भी नहीं होगा क्योंकि इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन करके रखा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1-2 एग्जांपल और ले ले तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5, यहाँ पे आप देख रहे हो 5 से 6 हैं, यहाँ पे देखिए अब और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये लगभग आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारे के सारे लगभग 73 डिसिप्लिन से, 33 तो अभी चल रहा है लगभग, ये देखिए लगभग जो है आपको 73 डिसिप्लिन यहाँ पे टोटल देखने को मिलेगा और इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये डाउनलोड करके पूरा रीड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल ले लें यहाँ पर, जैसे यहाँ मेंशन करके रखा है, मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप जो अपनी स्पेशलाइजेशन है पीएचडी की वो करना चाहते हो फिश न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी में, तो आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो होना चाहिए विद MFSC विथ स्पेशलाइजेशन इन द फिश न्यूट्रिशन फीड टेक, फिश न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी एज वेल एज फिश न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये यहाँ पे इन्होंने एकदम ही मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि ये होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ब्रोशर डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा 73 डिफरेंट ग्रुप के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि 73 जब ये सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो यानी उतने टाइप के सब्जेक्ट का इनके पास जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो अवेलेबल है, इसलिए आपको इसको डाउनलोड करके अच्छे से एक बार चेक करना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है, दे आर जनरली एलिजिबल फॉर ओके, कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज इंडिकेटेड अबव। जो ऊपर की तरफ इंडिकेट करके रखा है, जैसे मैंने जो आपको टेबल दिखाया है उसको फुलफिल करना चाहिए। दे आर जनरली एलिजिबल फॉर परस्यूइंग द डॉक्टरल डिग्री इन द सब्जेक्ट इन विच दे हैव पास्ड देर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एज बिकॉज उन्होंने वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेंशन करके रखा कि आपका पीजी किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही वो आपको पीएचडी का भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो आपका वहां पर प्रॉपर ढंग से एलिजिबिलिटी जो है वो मैच होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड विद द 5-year इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री प्रोग्राम आर नॉट एलिजिबल टू सीक द एडमिशन इन द पीएचडी डिग्री प्रोग्राम थ्रू दिस एग्जामिनेशन। यानी अगर आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री प्रोग्राम था तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। एज लिमिट की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, द इंडियन नेशनल ऑफ एटलीस्ट 20 years of age as on date of examination are eligible to apply for the examination. No relaxation is permissible regarding the minimum age limit. तो यहाँ पे उन्होंने मिनिमम एज लिमिट रखी है कि आपको लगभग 20 साल का होना जरूरी है। इससे कम एज है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इससे ज्यादा एज है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम बता के रखी है, तो इसको आपको देखना। वैसे तो 20 years एंड अबव ही हैं मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर क्लियर करके रखा है, तो दे आर एलिजिबल। इसके अलावा मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद जब आंसर की निकली तो आपको पता चल रहा है कि वहां कुछ क्वेश्चन गलत है और आप चाहते हो कि आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको विंडो दिया जाएगा 1 से 2 दिन का, उसी बीच में जो है आपको चैलेंज करना होगा और एक क्वेश्चन को चैलेंज करने में आपको लगभग 200 रुपीज का आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। बाद इन्होंने यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में बता के रखा है, द कैंडिडेट्स डिक्लेयर एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर काउंसलिंग बाय द ICAR will only be considered for the allocation of subject and the agriculture university. The schedule for counseling will be notified separately on the ICAR website, that is this one, after declaration of the result. The admission and the scholarship would be granted only when the candidates seek the admission through the counseling conducted by the ICAR. ICAR JRF/SRF shall be awarded only after the completion of online counseling. जो कि मैंने आपसे कहा था कि ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद ही ये अप्लाई कर, ये जो है आप मेनली एलिजिबल हो पाओगे फेलोशिप के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने सारी बातें मेंशन कर दी है कि ये जो है जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उनके लिए काउंसलिंग का जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे। आफ्टर दिस यू कैन सी हियर कि जो लिस्ट ऑफ सिटी है फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर वो यहाँ पे दे के रखी है, तो ऑब्वियसली आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। आप जिस सिटी में बिलोंग करते हैं उसका सिटी कोड यहाँ पे दे के रखा है, स्टेट दे के रखा है, एज वेल एज सिटी दे के रखा है। तो इसके बेसिस पे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि अभी करंटली आपका लोकेशन कौन सा सिटी है और वहां पे कौन सा जो ओवरऑल मतलब कि सिटी कोड है एज वेल एज सेंटर है वो ये अलॉट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई दिक्कत होती है जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लगभग जो है सभी के बारे में यहाँ मेंशन करके रखा है कि अगर आपको पेमेंट में दिक्कत हो रहा है तो आप कहाँ कहाँ पे कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है। अगर आप कैनरा बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है तो भी यहाँ पर जो है हेल्प डेस्क का पूरा डिटेल देकर रखा है। ठीक है, इतना ही नहीं, HDFC के लिए, ICICI बैंक के लिए, पेटीएम से कर रहे हैं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सभी चीजों के लिए यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन प्रोवाइड करके रखी है। तो यहाँ पे रेप्लिका भी दे के रखा है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसे आप ढंग से गो थ्रू अगर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। ठीक है, अब जरा सा हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस कैसा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस जो है ये एक ही फील्ड का नहीं है। ऑब्वियसली ये जो है यहाँ पर टोटल 73 डिसिप्लिन्स यहाँ पर मेंशन करके रखा है। ठीक है, जिसको गो थ्रू करना जो है ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, बिकॉज आप पेज नंबर देख सकते हैं लगभग 200 पेज का ये सिलेबस है। लेकिन आपको ये पूरा 200 पेज का सिलेबस तो कंप्लीट करना नहीं है, आपको ये देखना है कि आप किस डिपार्टमेंट में हो। जैसे कि अगर आपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का डिपार्टमेंट अगर चूज किया है अपने PhD के लिए तो आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यू कैन सी हियर, ये सारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे जनरल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग मेथड से, जिसका डिटेल डिस्कशन भी इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 जहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में वो होगा जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोजेनेटिक्स ऑफ क्रॉप प्लांट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखते हो यूनिट नंबर 4 में पूछा जाएगा आपसे क्वांटिटेटिव एंड बायोमेट्रिक जेनेटिक्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस
5th यूनिट जो है आपका है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायोटेक्नोलॉजी टूल इन द प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है 6th यूनिट में आपसे यहाँ पे मेंशन करके रखा है प्लांट ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज एंड द रेगुलेटरी सिस्टम, वेरिएटल रिलीज एंड द सीड प्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 7 यूनिट। एंड लास्ट स्टैटिस्टिकल मेथड एंड द फील्ड प्लॉट टेक्निक। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इसके बाद देखिए सेकंड शुरू हो गया, यानी अब जो बच्चा सीड साइंस या टेक्नोलॉजी में अपना फॉर्म भरने वाला है उसके लिए यहाँ पे सिलेबस शुरू हो गया। तो अगर एक ढंग से देखा जाए तो पहले वाले डिसिप्लिन के लिए कितने यूनिट यहाँ पर थे, यहाँ पे मुश्किल से उसको 7 टॉपिक या 7 यूनिट पढ़ने थे, राइट, सॉरी 8 टोटल टॉपिक पढ़ने थे या 8 यूनिट पढ़ने थे, जो कि यहाँ मेंशन करके रखा है। और ये यूनिट किस चीज के लिए, ये यूनिट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में आपको क्या बोला गया था, एग्जाम में बोला है कि आपका पार्ट ए आएगा, पार्ट बी और पार्ट सी आएगा। पार्ट बी के लिए इन्होंने ओरिजिनल ब्रोशर में ही सारा सिलेबस मेंशन कर दिया है। पार्ट सी के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो ये वाले एरिया से होंगे। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के लिए मेंशन करके रखा है। टोटल 73 डिपार्टमेंट जो है, डिसिप्लिन जो है, उन सबके लिए यहाँ पे सिलेबस मेंशन करके रखा है। तो आपको इसे डाउनलोड करना है। जब मैं आपको समझा रही थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि डाउनलोडिंग लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, और उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको ये एक ऐसी वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा जहां पर ये सिलेबस मेंशन है। तो आपको वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है सिलेबस को, बिकॉज ये सिलेबस अगर हम थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस में लगभग 73 डिसिप्लिन यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तभी तो 200 पेज का ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो ये 200 पेज एक ही बच्चे को नहीं पढ़ना है, वेरी ऑब्वियस, आपको आपका डिपार्टमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस देखना है, उसको पढ़ना है फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीज जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको यहाँ से ये जानने को मिला होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, और अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इन्होंने अपने पीएचडी का जो सेशन है दैट इज फॉर 2021 टू 2022, उसके लिए इन्होंने एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 5 दिन पहले ही दे दिया, दैट इज 25 ऑफ जुलाई को। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।